हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ ये है केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर। और जितने भी लोग टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो DSSB का नेचुरल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, या तो फिर जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है साइंस के लिए KVS NVS और यूपी का जो TGT है, उसके लिए आप इस चैनल को चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। बायोलॉजी के लेक्चर्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। जो लोग बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो लोग भी देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास जो आज फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स, आयंस etc together in different chemical species is called a। वो अट्रैक्टिव फोर्स जो कि एटम्स में, आयंस में और जितने भी जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ओके, फॉर एग्जांपल एटम्स हैं, आयंस हैं, इसमें जो कि आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ओके, जो इसको होल्ड करता है और डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़ में उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे वन ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। नाउ टू हम लोग देख लेते हैं। टू है हमारे पास यहाँ पे व्हेन अ मेटल कंबाइंस विद अ नॉन मेटल एटम द नॉन मेटल एटम विल। जब कोई भी मेटल वो नॉन मेटल एटम से कंबाइन करता है तो नॉन मेटल जो एटम होता है, जैसे कि हमारे पास एक कोई भी मेटल है, सपोज़ कि सोडियम है, ओके, और ये जब एक नॉन मेटल एटम से कंबाइन कर रहा है, सपोज़ ये क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है, तो ये NaCl बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन साइज। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और साइज़ का इंक्रीज होता है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन हमें देखना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि इंडिपेंडेंट एटम की तरह एग्जिस्ट करता है नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी कि हीलियम। ओके, हीलियम है यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे आपको पता है जो हीलियम है वो एक इनर्ट गैस है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ वाला। तो फोर्थ में हम लोग देख लेते हैं क्या है। कॉसेल एंड लेविस इन 1916 डेवलप्ड एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम्स नोन एज। जो कॉसेल एंड लेविस थे, इन्होंने 1916 में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी डेवलप की केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, जो कि एटम्स के बिटवीन होता है या एटम्स के बीच में होता है। और यहाँ पे हमारे पास इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। नाउ अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फिफ्थ है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं। फिफ्थ के लिए हमारे पास है, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड आर नोन एज। केवल जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनको क्या कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे इनको कहा जाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बैलेंस शेल में होते हैं इसीलिए इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स में है, लेविस इंट्रोड्यूस सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कॉल्ड। कि जो लेविस थे, आपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े होंगे, तो जो उन्हीं लेविस के बारे में कहा जा रहा है कि जो लेविस थे उन्होंने सिंपल नोटेशंस इंट्रोड्यूस किए थे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको लेविस सिंबल कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेवन्थ देख लेते हैं। सेवन्थ क्या है, द ग्रुप बैलेंस ऑफ अ एलिमेंट इज जनरली इक्वल टू। जो ग्रुप बैलेंस होता है किसी भी एलिमेंट का वो किसके इक्वल होता है, तो ये जो ग्रुप बैलेंस होता है ये नंबर ऑफ डॉट इन लेविस सिंबल, जो लेविस सिंबल में जो नंबर ऑफ डॉट होते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है। फ्रेंड, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो एट्थ क्वेश्चन है ये है, द लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर सिंपल मॉलिक्यूल कैन बी रिटन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, जो लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर है सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए उसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं और वो जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम देख लेते हैं एट्थ के लिए।
तो एट्थ के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सारे ऑप्शंस को यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को देखते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन को। इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट जो है इनका, जो इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मॉलिक्यूल और आयन। जो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है वो सेंट्रल पोजीशन को जो है वो मॉलिक्यूल या आयन में सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि थर्ड वाला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है। नाउ नाइन्थ को हम लोग देख लेते हैं। नाइन्थ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविज प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल NF3O3 एंड HNO3 इज करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, लिज डॉट स्ट्रक्चर है, और ये NF3 के लिए है और O3 ओजोन के लिए है, HNO3 नाइट्रिक एसिड के लिए है। तो यहाँ पे कहा गया कौन सा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो है आपको पता है जो नाइट्रोजन है इसमें आपको वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स लेने होते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के हैं, बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके बचे हुए हैं तो वो उन 3 में से हर एक फ्लोरीन के साथ एक एक कंबाइन हो गया है। तो ये जो है बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। ना O3 का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सही है यहाँ पे, और HNO3 का स्ट्रक्चर भी करेक्ट है। तो यहाँ पे सारा जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10th क्वेश्चन है। इसमें है, अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कॉसल अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, कि इसमें से कौन से मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमारे पास 10th के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CO2। फोर्थ को ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 11 देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ कॉलम 1 विद इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। नाउ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के लिए है ये, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है उसमें क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1 में है BCl3SF6NO2, और कॉलम 2 में है ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल। कॉलम 2 में और उसके बाद इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम है, देन उसके बाद एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 11 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग BCl3 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है सेंट्रल एटम का। ओके, और देन हम लोग SF6 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपैंडेड ऑक्टेट होता है सेंट्रल एटम का। एंड जब हम लोग NO2 के लिए बात करेंगे तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 के लिए वो 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये है 12th। तो 12th हम लोग देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉबैक ऑफ द ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है। ओके, तो ऑक्टेट थ्योरी का ड्रॉबैक पूछा हुआ है इसमें, और यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज़ क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज़ बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैस। कि ओके कि ये क्लियर है, ये साफ है कि जो ऑक्टेट रूल होता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो नोबल गैस की केमिकल इनर्टनेस पे बेस्ड होता है। हाउएवर जबकि सम नोबल गैस जो होती हैं, कुछ नोबल गैस जैसे कि आपके जेनॉन है, क्रिप्टन है, ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और फ्लोरीन के साथ कंबाइन करती है और नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकती है। जैसे कि ZE यानी जेनॉन डाइफ्लोराइड है, क्रिप्टन डाइफ्लोराइड है, ZeOF2 है। ओके, ये सारी चीज़ें, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये ड्रॉबैक है। नाउ देन उसके बाद आपका जो 2 वाला है, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि ये थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए अकाउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 3 हम लोग देख लेते हैं, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, कि ये क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, रिलेटिव मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। एंड तो यहाँ पे हमारे पास जो 4th ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ये चारों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट हैं। नाउ 13 के लिए हम लोग देख लेते हैं। 13 हमारे पास है, ऑयनिक बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड मोर इजली बिटवीन एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली। ऑयनिक बॉन्ड्स किन एलिमेंट्स के साथ जो है वो ईजिली बन जाता है, या कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑयनिक बॉन्डिंग को प्रेफर करते हैं और फेवर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, जिनमें जो है ऑयनाइजेशन एनर्जीज
जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। ओके, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आयोनिक बॉन्ड्स के लिए आपको क्या चाहिए, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 14th है। 14th में हम लोग देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन कॉलम 1 विद फॉर्मूला गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो ए है इसमें नॉन मेटालिक कॉइन है, बी में नॉन मेटालिक केटॉइन है एंड सी में मेटालिक केटॉइन है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे कॉलम है वो सोडियम प्लस है और क्लोराइड माइनस है एंड NH4 प्लस है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नॉन मेटालिक एनॉइन होगा, ओके, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा होगा, तो मेटालिक और नॉन मेटालिक। ना सोडियम प्लस की अगर हम बात करें तो सोडियम एक मेटल है और ये एक क्या है, कैटॉइन है। ओके, तो यहाँ पे मेटालिक कैटॉइन की जगह कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेटालिक कैटॉइन के लिए, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास सोडियम बिल्कुल हो जाएगा। और आपके पास नॉन मेटालिक एनॉइन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, नॉन मेटालिक कैटॉइन जो है वो 3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ गया है 14 के लिए। नाउ 15th हमारे पास देख लेते हैं 15th में क्या है। 15th में है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको कंसीडर करना है। ओके, तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट को कंसीडर करके बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 वाला है कि जब कोई भी गैस फेज होती है एटम की, ओके, व्हेन अ गैस फेज एटम इन विच इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ओके, जब कोई गैस फेज एटम जो है अपने ग्राउंड स्टेट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और जो एंथैल्पी होती है वो चेंज होती है, तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और उसके बाद जो दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये रॉन्ग है। नाउ यहाँ पे जो थर्ड है वो क्या है, वो है हमारे पास कि द आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ओके, ये करेक्ट है, तो हमारे पास थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 14 का हमारे पास एक मिनट, जब ये तो 15 ना, 15 का हमारे पास थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ गया 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th में क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन डिफरेंट फेज रेसेस मैनी क्वेश्चंस। ओके, तो अब यहाँ पे जो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ड्यू टू जब केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे, जब एटम्स का और एलिमेंट्स का जो है कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट फेज में। तो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं तो उन्हीं के बारे में कहा गया है। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, वाई डू एटम कंबाइंस, कि एटम क्यों कंबाइन होते हैं। फिर दूसरा है वाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल, कि कुछ केवल कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशन ही क्यों पॉसिबल्स हैं। ओके, फिर थर्ड है हमारे पास कि वाई डू सम एटम्स कंबाइन वाइल सर्टेन अदर्स डू नॉट, कि कुछ एटम्स कंबाइन हो जाते हैं और कुछ कंबाइन नहीं होते हैं। एंड वाई डू मॉलिक्यूल्स पॉजेस डिफरेंट शेप्स, और मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो अब इसमें कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जो इसको कहती हैं, मतलब उसको स्टेटमेंट जितने भी दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ओके, कौन कौन सी थ्योरी जो है वो आंसर करेंगी इसको। तो देखिए, एक पहला तो कॉसल लिविस अप्रोच इसको आंसर करेगी। दूसरा है हमारे पास वेस्पर थ्योरी, और फिर थर्ड है वीबी एंड एमओ। एमओ क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और वीबी क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव, तो सभी इसका आंसर देती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 16 है वो बिल्कुल 4 उसका लिए बिल्कुल करेक्ट हो गया ना। 17th हम लोग देख लेते हैं। 17th में है हमारे पास कॉलम 1 है, उसमें मॉलिक्यूल है, कॉलम 2 है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, CaCl2 है, B है, Na है एंड Al है 1 3 2। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो CaCl2 के लिए जो है वो 2 होगा एंड Na सोडियम आयोडाइड के लिए 1 होगा एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड Aln के लिए हमारे पास ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 1 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18th क्वेश्चन है। 18th में ये है कि जो लैटिस एनर्जी होती है किसी भी आयनिक कंपाउंड की, वो किस पर डिपेंड करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो लैटिस एनर्जी होती है वो किसी भी आयन के चार्ज पर डिपेंड करती है और जो आयन होता है उसके साइज़ पे भी डिपेंड करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। विच इज़ द मोस्ट कोवेलेंट, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा है। तो इसमें जो मोस्ट कोवेलेंट होता है वो कौन सा होगा, हो जाएगा ये कार्बन सल्फर हो जाएगा। ओके, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कार्बन सल्फर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स जो है वो हमें पहले देखना है, देन उसके बाद हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। ओके, तो चलिए जो पहला वाला है इसको देख लेते हैं। इन द केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के केस में द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड द कोवैलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम, कि जो भी हर एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट रेडियस कहते हैं उस एटम की। ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो दूसरा वाला है वो देख लेते हैं। द कोवैलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम जॉइंड बाय कोवैलेंट बॉन्ड इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में जब दो एटम ज्वाइन होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन होते हैं तो जो उनके रेडियस, जो कोवैलेंट रेडियस होती है वो क्या होती है उस केस में, वो उनके जो दो सिमिलर एटम के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसकी आधी होती है। ओके, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम ज्वाइन बाय अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला, यानी कि 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, फॉर एग्जांपल इन H2O2 Cl2 N2 F2, the shared pair of electron is equally attracted by the two atoms। ओके, कह रहे हैं जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है किसी भी सिमिलर एटम के बीच में तो फिर क्या होता है, जब दो सिमिलर एटम के बीच में बनता है, जैसे कि H2 है, O2 है, Cl2 N2 एंड F2 है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एटम्स के द्वारा इक्वली अट्रैक्टेड होते हैं। ओके, जो भी हम शेयर होता है वो क्या होता है, इक्वली अट्रैक्टेड होता है। फिर क्या होता है, फिर एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वो दो आइडेंटिकल न्यूक्लियाई के बीच में, एग्जैक्टली बिटवीन वो सिचुएटेड होता है। तो द बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड। तो इस तरीके का जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21 और 21 के लिए हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें कि इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये कैसा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के केस में, जैसे कि HF है यहाँ पे हेट्रोन्यूक्लियर है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम गेट्स डिस्प्लेस्ड मोर टूवर्ड्स फ्लोरीन सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ फार ग्रेटर दैन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो इस केस में क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो दो एटम्स के बीच में, वो क्या होते हैं, वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं या डिस्प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, या ये कह दें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। ओके, तो अब ये कह रहे हैं कि द रिजल्टेंट कोवैलेंट बॉन्ड इज़, तो जो रिजल्टेंट कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या बनता है। तो अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो HF में वो कौन सा बनेगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 23rd देख लेते हैं। 23rd में है, अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड, कि इसमें से सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर वो किस कंपाउंड से शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं 24th है। तो 24th में हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। इस तरीके के ऑर्डर वाले क्वेश्चन फ्रेंड आते हैं अक्सर एग्जाम में, तो इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, मैं शुरू से ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है कोवैलेंट कैरेक्टर का वो उसके लिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड का सबसे कम है, देन CaCl2 का उससे ज़्यादा है, देन AlCl3 एंड सिलिकॉन। ओके, तो यहाँ पे तो पोटेशियम का 19 हो जाएगा, कैल्शियम का 20 हो जाएगा, एल्युमिनियम का है एंड सिलिकॉन का है। ओके, तो 13 एंड 14। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो 25th है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड।
यानी कि जो चार्ज का जो प्रोडक्ट है, ओके, जो गुणनफल है, किसका किसका कहा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कि चार्ज के मैग्नीट्यूड का, और जो कि डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जो सेंटर के जो बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट है वो डायपोल मोमेंट कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग डायपोल मोमेंट के लिए भी लर्न कर सकते हैं इसको। 26 है हमारे पास द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स HF H2O BeF2 NF3। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है जो डायपोल मोमेंट का, वो क्या हो जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट वाटर का होता है, देन HF का, एंड देन NF3, और उसके बाद BeF2। ओके, वाटर का तो आप सबसे ज़्यादा रखेंगे, देन HF, NF3 एंड BeF2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे कॉलम देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो कॉलम हमारे पास 1 है, NH3, NF3 एंड BF3, और उसके बाद यहाँ पे 0.23 है, देन उसके बाद 0D है एंड 1.47 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 27 का, वो क्या आ जाएगा, तो 27 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास NH3 के लिए 3 हो जाएगा 1.47, एंड NF3 के लिए 1 हो जाएगा 0.23, एंड BF3 के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा यानी कि 0। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 312 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ, और ये हमारे पास 27 था, तो 27 का हमारे पास 4 करेक्ट हो चुका है। और नाउ 28 देख लेते हैं। तो 28 में क्या है, अमोनिया NH3 है और NF3 है। बोथ दी मॉलिक्यूल्स हैव पिरामिडल शेप, इनका शेप कैसा है, पिरामिडल शेप है। और इसमें क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है नाइट्रोजन के ऊपर। नाउ व्हाई डज द डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ही एग्जाम में आता है कि क्यों इसका ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि NH3 का जो डायपोल मोमेंट क्यों ग्रेटर होता है NF3 से, उसका जो है क्या रीज़न हो सकता है। सबसे पहले वाला देख लेते हैं। सबसे पहले है कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन से, बिल्कुल करेक्ट है, ये रीज़न है। नाउ जो अमोनिया है, ओके, तो द ऑर्बिटल डायपोल इज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द 3NF बॉन्ड्स। तो यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अमोनिया में क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल डायपोल होते हैं, ओके, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो NF3 के 3 बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट डायपोल होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पे आपका पास है 3 वाला कि इन NH3 द ऑर्बिटल डायपोल इज इन द डायरेक्शन सेम टू द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द 3NH बॉन्ड्स इन अमोनिया। तो अब अमोनिया में 3NH बॉन्ड्स होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होता है, तो जो NF3 में जो ऑर्बिटल डायपोल होता है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है जैसे कि NH3 में होता है रिजल्टेंट डायपोल। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ द एबो करेक्ट हो गया। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम लोगों ने 28 क्वेश्चन कर लिए हैं, और हमने जो है इसमें जो है आपको जो भी क्वेश्चन है और किस तरह से प्रिपेयर करना है ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए, अभी तो एग्ज़ाम्स की फॉर्म्स की जो डेट है वो DSSB के लिए उसकी एक्सटेंड की गई है, और लेकिन आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड, जितने भी लोग हैं जो भी चैनल पे हैं उनको बहुत थैंक यू। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अभी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टीचिंग को सपोर्ट करिए और नोटिफिकेशंस भी लेते रहिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच।